तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग मिल रहे हैं फिर से कुछ दिनों के बाद में। और पिछली बार मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे और इस बार फिर से मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, जिसकी वजह से मैं आपसे नहीं मिल पाया। खैर चलिए, वो सब छोड़ते हैं। फिलहाल हम आ चुके हैं इस नई वीडियो में आप लोगों के साथ में फिर से आपकी और मेरी फेवरेट चीज़ के बारे में चर्चा करने के लिए, जो कि हैं किताबें। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके पास में कुछ किताबें जिन पर हम लोग मिल करके चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊँगा इन किताबों के बारे में और इन किताबों ने मेरी जीवन में क्या छाप छोड़ी और मैंने क्या कुछ इन किताबों से सीखा। चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए चलते हैं अपनी पहली किताब की तरफ। तो पहली किताब एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसका कि शायद कोई हेटर ढूंढना बहुत मुश्किल है। और आप और मैं, हम सब उनके बारे में जानते हैं, हम सब उनके बारे में पढ़ते हैं, हम सब उनको सुनते हैं, लेकिन शायद आप में और हमने कभी उनको समझने की कोशिश नहीं करी होगी। क्योंकि अगर हम उनको समझने की कोशिश करते और उतना विजन, उनका विजन देखने की कोशिश करते, तो शायद आज भारत कहीं और होता। मैं बात कर रहा हूँ APJ अब्दुल कलाम के इग्निटेड माइंड्स की। इसका कवर पेज आप देख सकते हैं, इस पर एक बच्चा बना हुआ है और मेरे लिए काफ़ी खास कवर पेज है, क्योंकि जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो भले ही ये किताब APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के आखिर के कुछ समय में लिखी है, मगर आप जब भी किताब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि APJ अब्दुल कलाम की जो क्यूरोसिटी है वो एकदम एक बच्चे के जैसी है। और इस किताब को लिखने के लिए जो ऑब्जर्वेशन चाहिए था, इस किताब को लिखने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए था, इस किताब को लिखने के लिए जो विजडम चाहिए, वो सब की सब APJ अब्दुल कलाम के पास में अबेंडेंस में है। ये किताब जब भी आपको समय मिले तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये किताब आपको बताती है कि कैसे एक नेशन वर्क करना चाहिए, कैसे एक नेशन ग्रो करता है, कैसे एक नेशन आगे जाता है, और कैसे आप रिलीजन की भावना से ऊपर उठ सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं कि सामने वाले को और आपके रिलीजन में कुछ खास डिफरेंसेस होते नहीं हैं, वो सिर्फ क्रिएट किए जाते हैं आपको दिखाने के लिए। मगर सारे रिलीजन्स का की रिस्पेक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब्दुल कलाम इसमें एक जिक्र करते हैं कि कैसे इसमें एक इंसिडेंस है वो जो कि आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट की बेटी है उनको एक हिंदू नाम मिलता है, मेघवती, और लेटर ऑन वो भी प्रेसिडेंट बनती हैं इंडोनेशिया की। काफ़ी अच्छा इंसिडेंट है वो, जो कि मेरे दिल को छू गया। और कैसे एक बार अब्दुल कलाम ट्रैवल कर रहे होते हैं आसम में और वो ब्रह्मपुत्र को देखते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि कितना पोटेंशियल है इस रिवर में, जो कि हम कितनी ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं, बट कितना ज़्यादा जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है। फिर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि कैसे हम लोग सिंक्रोनाइज होकर के काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारी जो टाइम है वो हमको डबल लग जाता है, और जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो हमको 5 गुना ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि सिर्फ हम सिंक्रोनाइज नहीं है। तो जब भी आपको समय मिले आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। काफ़ी छोटी सी किताब है, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, मगर जीवन में जो ये छाप छोड़ती है वो एक अलग लेवल की है। तो चलिए आइए चलते हैं अपनी दूसरी किताब की तरफ। दूसरी किताब एक ऐसी किताब है जो कि शायद आप लाइफ के किसी भी फेज़ में हैं, आप चाहे कितने भी निराश हैं, आपको चाहे ये लग रहा है कि शायद आप सब कुछ खो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर भी आप वहाँ से ऊपर आ सकते हैं। फिर भी ये किताब आप में उतना आत्मविश्वास भर देती है कि आप सब कुछ छोड़ करके ऊपर जाने के बारे में सोच सकते हैं। और आप सोचते हैं कि अगर जिसने कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूँ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर। हेलन केलर शायद इतिहास की अगर आप टॉप 10 पर्सनैलिटीज़ रखेंगे तो उसमें शायद उनका नाम होगा, और मेरी लिस्ट में तो ज़रूर होगा, मुझे नहीं पता बाकी होगा। मगर आप सोच करके देखिए, एक ऐसी लड़की जो कि लगभग जन्म से, क्योंकि जन्म से तो वो नहीं थी, लेकिन आप बहुत बचपन में ही उन्हें उनकी आवाज़ चली जाती है, उनकी देखने की शक्ति चली जाती है, उनकी सुनने की शक्ति चली जाती है, और उसके बाद भी वो लड़की जा कर के नोबेल प्राइज़ हासिल करती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि कुछ भी नहीं है उनके पास में, जो देख नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, उसे एक नोबेल प्राइज़ मिलता है अपनी ज़िंदगी में। ये स्टोरी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, और ये स्टोरी सिर्फ हेलन केलर के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, आपको ये स्टोरी पढ़नी चाहिए हेलन केलर की टीचर आन सुलिवन के लिए भी। शायद अगर वो नहीं होती तो हेलन केलर ना होती, हेलन केलर को शायद कभी नोबेल प्राइज़ ना मिलता, और शायद इतनी महान कहानी हम कभी सुन नहीं पाते। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा होता, आप इसे सुन नहीं रहे होते। जब भी आपको समय मिले तो आप ये किताब ज़रूर पढ़िए। ये भी बहुत छोटी सी किताब है, कोई बड़ी किताब नहीं है, और बहुत प्यारी कहानी है एक ये, आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर। तो चलिए चलते हैं अपनी तीसरी किताब की तरफ। और तीसरी किताब थोड़ी सी हार्ड रीड है, या फिर मैं कहूँगा थोड़ी कुछ ज़्यादा हार्ड रीड है, बट आप आचार्य जी को सुनते हैं और ये आचार्य जी की भी वन ऑफ द फेवरेट किताब है, और इसके बारे में हमने रील भी डाली थी अपने चैनल पर, जो कि आप लोगों ने देखी होगी। तो किताब का नाम है आइन रैंड द फाउंटेन हेड। जितनी तारीफ़ करूँ शायद इस किताब की उतनी कम होगी, क्योंकि ये किताब अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक मिसाल है राइटिंग की, अपने आप में एक मिसाल है सोच की। जब आप इसको पढ़ते हैं और जब आप देखते हैं कि आयन रैंड क्या ख्याल रखती हैं, और
इस किताब में, क्योंकि शायद ये इसकी 25th एनिवर्सरी एडिशन था, तो इसमें आयन रैंड ने पूरा टेक्स्ट लिखा है, पूरा उन्होंने पैराग्राफ लिखा है आयन रैंड ने इसके ऊपर कुछ पेजेस का, जिसमें वो बताती हैं कि कितनी बार उनकी किताब रिजेक्ट हो गई थी, प्रिंटिंग प्रेस वालों ने कितनी बार इसको रिजेक्ट कर दिया था, और उसके बाद में जाकर के पब्लिश हुई, और पब्लिश हुई तो शायद ये वन ऑफ द बेस्ट क्लासिक्स है मेरी नज़र में। और उसके बाद आयन रैंड ने क्या कुछ हासिल नहीं किया। आयन रैंड की फाउंटेन हेड जो हावर्ड रॉक का किरदार है, आप जब उनको पढ़ते हैं, जब आप देखते हैं हावर्ड रॉक की नज़रों से दुनिया को, तो आपको समझ में आता है कि दुनिया को चैलेंज करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। एक अलग दुनिया को देखना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, खासकर जब आप अलग होते हैं। दुनिया चाहती है कि आप बस बिक जाएं, दुनिया चाहती है कि वो आपको लालच दे और आप उस लालच में आ जाएं, और कुछ भी इस दुनिया में नया ना हो। लोग अपने दिमाग से ना सोचें, लोग वही सोचें जो कि बड़े बड़े हाउसेस चाहते हैं कि आप सोचें, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि आप सोचें, जो कि बड़ी बड़ी ताकतें चाहती हैं कि आप सोचें। बट हावर्ड रॉक ने उस सब चीज़ को चैलेंज करा। हावर्ड रॉक कैसे दुनिया को चैलेंज करते हैं और अपनी एक कहानी लिखते हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए। इस किताब के थ्रू आप समझेंगे, मिलेंगे आप डोमिनिक से। डोमिनिक का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। आप जब इस किताब को पढ़ते हैं तो आप शायद खुद को रोक नहीं पाए, कुछ दिनों तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या सोचते थे दुनिया के बारे में। आप बिल्कुल बदल जाएंगे इस किताब को पढ़ने के बाद में, और ये किताब आपके दिल में और दिमाग में, मेरी मानिए, पूरी ज़िंदगी रहने वाली है। चलिए चलते हैं अपनी चौथी किताब की तरफ। तो चौथी किताब मेरी बड़ी फेवरेट किताब है, और वो किताब मैं चाहता हूँ कि सब लोग पढ़ें, और बड़े फेवरेट पर्सन है मेरे जिन्होंने ये किताब लिखी है। किताब का नाम है व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ, रिटन बाय जे कृष्णमूर्ति। और कृष्णमूर्ति साहब की जितनी तारीफ़ आप करें उतनी कम है। कृष्णमूर्ति साहब उन बहुत कम लोगों में से हैं जिन्होंने दुनिया को एक विजन दिया और दुनिया को ये बताया कि एक्चुअल में एनलाइटनमेंट होती क्या चीज़ है। क्योंकि एनलाइटनमेंट, जब भी आप ये शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि एनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि कुछ आपको कॉस्मिक एक्सपीरियंसेस होते होंगे, या फिर कुछ आपको अलग अलग चीज़ें दिख जाती होंगी जिससे कि आपको लगता है कि आप एनलाइटन हो चुके हैं। बट कृष्णमूर्ति आपको सही में बताते हैं कि एनलाइटनमेंट आखिर चीज़ क्या है, माइंड आखिर चीज़ क्या है। इस किताब की एक बड़ी अच्छी जो लाइन है वो मुझे अभी भी याद है, जब कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपको अगर अपने बारे में जानना है तो आप इन रिलेशन विद अदर्स ही जान सकते हैं। जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी थी तब मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या कहना चाहते हैं कृष्णमूर्ति साहब, क्योंकि आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो इन रिलेशन विद अदर्स का क्या मतलब होता है। मगर जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे आप और चीज़ें पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि अगर आपको आप खुद के बारे में कुछ भी जानना है तो आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में ही जान सकते हैं किसी चीज़ से। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आप बीमार हैं तो आपको सिर्फ वो समझ में तभी आ सकता है जब आप किसी स्वस्थ आदमी को भी देखें। मान लीजिए कि अगर आपके अंदर कोई मान लीजिए कि आपके अंदर अगर कोई गलत भावना है, तो उस गलत भावना को परखने के लिए कि वाकई में वो गलत है कि नहीं, आपको जा कर के एक सही आदमी को देखना पड़ेगा, एक स्वस्थ आदमी को देखना पड़ेगा जिसका मन साफ हो। तभी आप देख पाएंगे कि आप कितना गलत सोचते हैं, आप कितना सही सोच रहे हैं। किताब व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ वाकई में आपको सोचने पे मजबूर करती है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ में आखिर कर क्या रहे हैं, आपकी ज़िंदगी आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अपनी अगली किताब की तरफ, और अगली किताब आपके और मेरे फेवरेट आचार्य प्रशांत जी की कर्मा है, जो कि मैंने पढ़ी थी काफ़ी टाइम पहले, और शानदार किताब, बिल्कुल शानदार किताब। आप जब इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि कर्म आप और मैं जो समझते हैं वो कुछ नहीं होता है। कर्म आप और मैं समझते हैं कि हमने कर्म किया तो शायद फल आने में एक जन्म लग जाता है, शायद फल आने में थोड़ा समय लग जाता है। बट आचार्य प्रशांत अपनी इस किताब में बताते हैं कि आपको कर्म का फल एकदम मिलता है। आप जब कर्म करते हैं तो आप जिस सेंटर से कर्म करते हैं वही सेंटर पे जाने के लिए आपको वैसा आदमी हो जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी का कत्ल करना है, आपको गुस्सा आया और आपको किसी को मारना है, तो आपको उसे मारने के लिए एक ऐसे सेंटर से ऑपरेट करना पड़ेगा जिस सेंटर के लिए आपको बहुत नीचे गिर जाना पड़ेगा अपने कैरेक्टर के थ्रू। और वही आपके कर्म का फल है, वही आपके कर्म का फल है जो आपको इंस्टेंटेनियसली मिल जाता है। आपको गलत कर्म करने के लिए पहले गलत आदमी बनना पड़ता है, वरना आप वो कर्म नहीं कर सकते। इस किताब के थ्रू आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी जो कि कर्म को डिकोड करती हैं। बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं कर्म के ऊपर, बट इससे अच्छी किताब कोई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी, मगर सब ने बस इधर उधर की बातें करी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शायद उनकी किताबों में समझ भी नहीं सकते, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। बट आचार्य जी के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये मस्ट रीड है, आप ज़रूर पढ़ें इस किताब को। अगली किताब फिर से आचार्य जी की है, इसका नाम है माया। ये किताब भी मुझे कुछ समय हो चुका है पढ़े हुए, और जैको पब्लिकेशन की ये किताब है। ये वाली किताब पेंगुइन पब्लिकेशन की थी। और ये किताब जब आप पढ़ते हैं तो माया एक कॉन्सेप्ट
ऐसा है जैसे हम लोग समझते हैं कि माया का मतलब है इल्यूजन, जो शायद है ही नहीं। जो कि शायद है नहीं। माया का हम यही अर्थ करते हैं कि माया का मतलब है कि दैट विच इज़ नॉट, जो चीज़ है नहीं मगर लगती है कि जैसे है, जैसे कि आप रेगिस्तान में मिराज को देखते हैं। मगर आचार्य प्रशांत इस चीज़ में बताते हैं कि माया वाकई में है क्या चीज़। कबीर साहब का एक बहुत फेमस दोहा है जो आचार्य प्रशांत अक्सर कहते हैं कि जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। तो जो भी आपके मन पे चढ़ा हुआ बैठा है एकदम, उसी को माया कहते हैं। और इस किताब के थ्रू आप डिकोड करते हैं सारी चीज़ों को। आप जानते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जिसे भी हम माया समझते हैं, या जो भी हम समझते हैं कि ये माया है, या फिर माया के बारे में हम जो भी कुछ जानते हैं, या फिर हम ये जानते हैं कि माया हमारी शत्रु है, हमें माया से दूर रहना है, उस सब चीज़ों के बारे में आचार्य जी इस किताब में बताते हैं कि माया एक्चुअल में आप जो परसीव कर रहे हो माया को, माया वैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि माया के ही थ्रू आप राम तक जा सकते हो। अगर माया ना हो तो आप कभी राम तक पहुंच भी नहीं पाओगे। तो माया का आपको सम्मान करना है। बस माया से अगर आपको बचना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप माया को समझ लो। माया को समझ लेना ही माया से मुक्ति है। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। और इस किताब को पढ़ने के बाद में अगेन आप ज़िंदगी को एक गहरे तल पर समझना शुरू कर देते हैं, और आपके जो रोज़ के एक्शंस हैं उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ज़रूर पढ़िएगा ये किताब जब भी आपको समय मिले। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली किताब की तरफ, और हमारी अगली किताब है लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स। ये लगता है कि ये किताब अगर आप किसी को गिफ्ट भी देना चाहें तो बहुत अच्छी किताब है। और ये किताब आपको ज़िंदगी में अगेन आप जिस भी रास्ते से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपकी जो भी एज है, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। और ये किताब आपको कहीं से भी ऊपर ले जाने की हिम्मत रखती है। इस किताब में एक बड़ा फेमस पैराग्राफ है जिसमें कि बताया जाता है कि एक आदमी जंग में होता है, और जंग में उसके दोनों जो हाथ होते हैं वो दोनों हाथ चले जाते हैं। और आप में से कई लोग यही सोचेंगे कि जब उसके दोनों हाथ जा चुके तो शायद उसकी ज़िंदगी का अब सबसे बुरा समय शुरू होने वाला है। मगर ऐसा नहीं होता। उस आदमी का सबसे अच्छा जो समय होता है वो शुरू ही उसके बाद में होता है। वो आदमी किताबें लिखता है, और वो आदमी सबसे ज़्यादा पैसे भी तभी कमाए उसने अपनी लाइफ में जब उसके दोनों हाथ चले गए थे। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये किताब एक्चुअल में किसी एक राइटर ने नहीं लिखी है। ये एक्चुअली कंपाइलेशन है बहुत सारे टेक्स्ट का। जैसे कि भगत सिंह के लेटर्स का कलेक्शन है वाई एम एन अथीस्ट, वैसे ये कलेक्शन है बहुत सारे टेक्स्ट का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर लिखे हैं। और दुनिया के सबसे अच्छे लोगों ने जो सबसे अच्छी बातें कही जा सकती थी उन सारी की सारी बातों को इसमें पिरोने का काम किया है लिलियन एशले वॉटसन ने। और बहुत प्यारी किताब है। अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहें, हाल ही में मैंने अपने दोस्त को सजेस्ट करी थी ये किताब, उसने अपनी दीदी को गिफ्ट करी थी। और बहुत अच्छी किताब है, आप ज़रूर पढ़ें इस किताब को। ये किताब आपको बताएगी कि दुनिया में किस किस तरीके के लोग हुए हैं, और कितनी कितनी संभावनाओं के साथ में एक मनुष्य इस जीवन में आता है। और फॉर एवरीथिंग यू लूज़ यू गेन समथिंग, ये सीखा मैंने इस किताब से, लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स। और हाँ, ये बात मैं आपको बताना भूल गया, ये एपीजे अब्दुल कलाम की भी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। और ये मैंने इग्निटेड माइंड्स को पढ़ने के बाद ही किताब मंगाई थी। तो अब्दुल कलाम की रिकमेंडेशन है तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगली आ जाती है मेरी और आपकी फेवरेट, भगवद गीता। भगवद गीता वैसे तो आप आचार्य जी की पढ़ी होगी आप लोगों ने, और अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आचार्य जी की भगवद गीता ज़रूर पढ़ें। मेरे पास में यहाँ पे हार्ड कॉपी नहीं है, मेरे पास में ई बुक है आचार्य जी की भगवद गीता की। बट कुछ और भी भगवद गीता हैं जो काफ़ी चलती हैं इंडिया में, जो कि मेरे पास में है। एक है ये इस्कॉन की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो कि मैंने पढ़ी थी काफ़ी समय पहले। मैं लेकर के आया था इसे, और बहुत ज़्यादा चलती है भगवद गीता। मैंने पढ़ी, जो कि मुझे तो कुछ खास समझ में नहीं आई, क्योंकि उस समय जब मैंने भगवद गीता पढ़ी थी तो काफ़ी चीज़ें जो इसमें मैंने पढ़ी वो चीज़ें शायद कहीं से कहीं ना कहीं आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कहीं जो फैक्ट्स लिखे गए हैं कहीं कहीं आपको कुछ गलतियाँ मालूम पड़ती हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मेरे पास में एक ये कमेंट्री है जो मैंने पढ़ी थी, और एक और कमेंट्री है जो मैंने हाल ही में मंगाई है। किताब मेरे पास में परसों ही आई है। ये है श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता, ये है श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की किताब। तो ये काफ़ी मतलब अच्छी लगी मुझे जब मैंने इसके अभी एक दो चैप्टर्स ही पढ़े। इसमें आपको चीज़ों को बहुत रिलेट करके रियलिस्टिक वे में बताया जाता है, समझाया जाता है। और हाँ, इस किताब की एक खास बात है कि किताब फ्री में आती है, तो आप उनकी किताब पे जा सकते हैं यथार्थ गीता पर, और आप जहाँ भी रहते हैं पूरे भारत में वो आपको फ्री में ये किताब डिलीवर करते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है, डिलीवरी के भी कोई चार्जेस नहीं है। तो आप इस किताब को मंगाएं और पढ़ें। और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें चीज़ों को रियलिस्टिक रखा गया और चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा जब भी आपको समय मिले, और समय तो देखिए ना भी मिले तो आप समय निकालिए इन किताबों को पढ़ने का। तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें आप।
और फिर एक किताब है मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ इस चैनल पर, तो वो जा करके आप ज़रूर देखें उसके बारे में। और भगत सिंह की किताब का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ इस चैनल पर। वो 2 किताबें और हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि दोनों का मैंने डिटेल रिव्यू किया है, तो आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें। और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। और ये थी वो कुछ किताबें जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो चलिए, अगर आपको ये अच्छी लगे तो नीचे कमेंट्स करिएगा, बताइएगा हम लोगों को। और चैनल का नया नाम और नया लोगो आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। और इसी के साथ में वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बताइएगा पार्ट 2 लेकर के आऊँगा मैं, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो। बाकी आप अगर कोई डिस्कशन करना चाहते हो उन किताबों के बारे में, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप बता सकते हैं मुझे। तो अगली बार के लिए ध्यान रखिए अपना, और स्वस्थ रहिए, हंसते खेलते रहिए, और फॉलो करते रहिए। बाय बाय।